हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ईसीजी। डेफिनेशंस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वो टेक्निक है जिसके जरिए दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है। जब एक्साइटेशन यानी करंट मायोकार्डियम के जरिए फैलता है तो वो लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पैदा करता है। ये हल्का यानी लो इंटेंसिटी करंट पूरे शरीर में बहता है क्योंकि हमारी बॉडी एक वॉल्यूम कंडक्टर की तरह काम करती है। इस करंट को बॉडी की सरफेस से इलेक्ट्रोड्स के जरिए पकड़ा यानी पिकअप किया जा सकता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। इस टेक्निक की खोज डच फिजियोलॉजिस्ट आइंथोवन विलम ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी माना जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट या मशीन है जिससे दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो मैकेनिकल एक्टिविटीज यानी दिल के धड़कने या पंपिंग के शुरू होने से ठीक पहले होती हैं। ये शरीर की सरफेस से रिकॉर्ड की गई सभी कार्डियक मसल फाइबर्स की सम्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी कुल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जोड़ है। लगता है ये फेविकॉल का कमाल है, टूटेगा नहीं। यूजेस ऑफ ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नीचे दी गई चीजों को जानने और डायग्नोस करने में बहुत मददगार है। नंबर 1, हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन की रफ्तार। नंबर 2, हार्ट रिदम यानी धड़कन की ताल। नंबर 3, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यानी करंट के बहाव में गड़बड़ी। नंबर 4, इस्कीमिया यानी हार्ट मसल तक ब्लड फ्लो की कमी। नंबर 5, हार्ट अटैक। नंबर 6, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नंबर 7, हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट चेंबर्स यानी दिल के चेंबर्स का बढ़ जाना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है उसे ईसीजी पेपर कहते हैं। ईसीजी मशीन दिल से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई यानी बढ़ाती है और उन्हें एक चलती हुई ईसीजी पेपर पर रिकॉर्ड करती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड का मतलब है ईसीजी पेपर पर बनी हुई मार्किंग्स यानी लाइंस। इस पेपर पर हर 1 mm के रेगुलर इंटरवल पर हॉरिजॉन्टल यानी लेडी और वर्टिकल यानी खड़ी लाइंस होती हैं। हर 5वीं लाइन यानी 5 mm थोड़ी मोटी यानी थिकेंड होती है। ड्यूरेशन, समय। ईसीजी वेव्स का टाइम ड्यूरेशन हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस पर 1 मिलीमीटर बराबर 0.04 सेकंड, 5 मिलीमीटर बराबर 0.20 सेकंड। एम्पलीट्यूड, करंट की ताकत। ईसीजी वेव्स का एम्पलीट्यूड वोल्टेज वर्टिकली वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है। वाई एक्सिस पर 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 मिलीवोल्ट, 5 मिलीमीटर बराबर 0.5 मिलीवोल्ट। स्पीड ऑफ द पेपर। मशीन के अंदर पेपर के चलने की रफ्तार स्पीड को 2 तरीकों से एडजस्ट किया जा सकता है, 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड और 50 मिलीमीटर प्रति सेकंड। आमतौर पर रिकॉर्डिंग के दौरान पेपर की स्पीड 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड पर फिक्स होती है, लेकिन अगर मरीज की हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो तो पेपर की स्पीड बढ़ाकर 50 मिलीमीटर प्रति सेकंड कर दी जाती है। ईसीजी लीड्स। ईसीजी को शरीर की सरफेस पर इलेक्ट्रोड्स की एक सीरीज रखकर रिकॉर्ड किया जाता है। इन इलेक्ट्रोड्स को ईसीजी लीड्स कहा जाता है और ये ईसीजी मशीन से जुड़ी होती हैं। इलेक्ट्रोड्स को लिम्स यानी हाथ पैर पर फिक्स किया जाता है। आमतौर पर राइट आर्म RA, लेफ्ट आर्म LA और लेफ्ट लेग को चुना जाता है। माना जाता है कि दिल एक इमेजिनरी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में होता है जो इन तीनों लिम्स के रूट्स को जोड़ने से बनता है। इस ट्रायंगल को आइंथहोवन ट्रायंगल कहते हैं। आइंथहोवन ट्रायंगल और आइंथहोवन लॉ। आइंथहोवन ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसे स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स के मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह माना जाता है कि हार्ट इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में होता है। हार्ट से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन तीनों लिम्स यानी LA, RA और LL के रूट्स पर एक साथ यानी साइमल्टेनियसली दिखाई देता है। ईसीजी को कुल 12 लीड्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें 2 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। 1, बाइपोलर लीड्स। 2, यूनिपोलर लीड्स। बाइपोलर लिम्ब लीड्स। बाइपोलर लिम्ब लीड्स को स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन लीड्स को हासिल करने के लिए 2 लिम्स को कनेक्ट किया जाता है और दोनों ही इलेक्ट्रोड्स एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। फिगर 94.1। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स 3 तरह की होती हैं। A, लीड आई। लीड आई को राइट आर्म और लेफ्ट आर्म को कनेक्ट करके हासिल किया जाता है। इसमें राइट आर्म को इंस्ट्रूमेंट के नेगेटिव टर्मिनल से और लेफ्ट आर्म को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। B, लीड 2। लीड 2 को राइट आर्म और लेफ्ट लेग को कनेक्ट करके हासिल किया जाता है। इसमें राइट आर्म को नेगेटिव टर्मिनल से और लेफ्ट लेग को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। C, लीड 3।
लीड 3 को लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को कनेक्ट करके हासिल किया जाता है। इसमें लेफ्ट आर्म को नेगेटिव टर्मिनल से और लेफ्ट लेग को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यूनिपोलर लीड्स। यूनिपोलर लीड्स में एक इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है जबकि इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड एक कॉम्पोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। यूनिपोलर लीड्स दो तरह की होती हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। एक, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। इन्हें ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स या ऑगमेंटेड वोल्टेज लीड्स भी कहा जाता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड को किसी एक लिम्ब से जोड़ा जाता है और इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बाकी दो लिम्ब्स को एक रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्ट करके बनाया जाता है। ये तीन तरह की होती हैं। 1. IAVR लीड। एक्टिव इलेक्ट्रोड राइट आर्म पर होता है, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को जोड़ने से बनता है। 2. IAVL लीड। एक्टिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट आर्म पर होता है, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड राइट आर्म और लेफ्ट लेग को जोड़ने से बनता है। 3. IAVF लीड। हेलो। एक्टिव इलेक्ट्रोड लेफ्ट लेग फुट पर होता है, इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड दोनों अपर लिम्स जैसे RA और LA को जोड़ने से बनता है। 2. यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स को V लीड्स या प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स भी कहते हैं। इसमें इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड तीनों लिम्स जैसे LA, LL और RA को 5000 ओम्स के रेजिस्टेंस से जोड़कर बनाया जाता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड को चेस्ट पर 6 अलग-अलग पॉइंट्स पर रखा जाता है। इन 6 पॉइंट्स को V1 से V6 तक कहा जाता है, जहां V का मतलब वेक्टर है जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन दिखाता है। चेस्ट लीड्स की पोजीशंस: V1 राइट स्टर्नल मार्जिन के पास 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पर, V2 लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन के पास 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पर, V3 V2 और V4 के बिल्कुल बीच में, V4 लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन पर, V5 लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर, V6 लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन पर। वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी में वेव्स, कॉम्प्लेक्सेस, इंटरवल्स और सेगमेंट्स होते हैं। लिम्ब लीड 2 से रिकॉर्ड की गई वेव्स को ही टिपिकल वेव्स माना जाता है। एक नॉर्मल ईसीजी में P, Q, R, S और T वेव्स होती हैं। टेबल 94.4। आइंथोवन ने इन वेव्स का नाम इंग्लिश अल्फाबेट्स के बीच P से शुरू किया था, ना कि शुरुआत A से। मेजर कॉम्प्लेक्सेस इन ईसीजी: 1. P वेव, इसे एट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 2. QRS कॉम्प्लेक्स, इसे इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 3. T वेव, इसे फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 4. QRST, ये पूरा वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है। P वेव। P वेव ईसीजी की पहली और एक पॉजिटिव वेव है, इसे एट्रियल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। कॉज, कारण: P वेव एट्रियल मस्कुलेचर के डीपोलराइजेशन की वजह से पैदा होती है। डीपोलराइजेशन ऐसे नोड से शुरू होकर एट्रिया के सारे हिस्सों में फैलता है। एट्रियल रीपोलराइजेशन की कोई अलग वेव रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज हो जाती है। ड्यूरेशन, समय: P वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.1 सेकंड होता है। एम्पलीट्यूड, वोल्टेज: P वेव का नॉर्मल एम्पलीट्यूड 0.1 से 0.12 MV होता है। मॉर्फोलॉजी, बनावट: P वेव आमतौर पर लीड्स 1, 2, AVF, V4, V5 और V6 में पॉजिटिव अपराइट होती है। EVR लीड में ये हमेशा नेगेटिव इन्वर्टेड होती है। बाकी लीड्स में ये बदलती रहती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बाइफेजिक या फ्लैट भी हो सकती है। फिगर 94.4। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस: P वेव की ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड और शेप में बदलाव से कई कार्डियक प्रॉब्लम्स डायग्नोज की जा सकती हैं। 1. राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी: लीड 2 में P वेव टॉल 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा और पॉइंटेड होती है। 2. लेफ्ट एट्रियल डायलेशन या हाइपरट्रोफी: ये टॉल होती है और इसका बेस चौड़ा होता है या ये एम शेप्ड दिखती है। 3. एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल: P वेव छोटी और बिना किसी खास शेप की होती है, जिसके बाद एक छोटा कॉम्पेंसेटरी पॉज आता है। 4. हाइपरकैलेमिया: P वेव या तो गायब, एब्सेंट होती है या बहुत छोटी। 5. एट्रियल फिब्रिलेशन: P वेव एब्सेंट होती है। 6. मिडिल ईवी नोडल रिदम: P वेव एब्सेंट होती है। 7. साइनोएट्रियल ब्लॉक: P वेव इन्वर्टेड या एब्सेंट होती है। 8. एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया: P वेव इन्वर्टेड होती है। 9. लोअर ईवी नोडल रिदम: P वेव QRS कॉम्प्लेक्स के बाद दिखाई देती है। QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स को इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें Q वेव एक छोटी नेगेटिव वेव होती है, जो आगे चलकर एक लंबी या टॉल R वेव बन जाती है, जो कि एक पॉजिटिव वेव है। R वेव के तुरंत बाद एक छोटी नेगेटिव वेव आती है, जिसे S वेव कहते हैं। कॉज या कारण: QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के डीपोलराइजेशन की वजह से पैदा होता है।
क्यू वेव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बेसल पोर्शन के डीपोलराइजेशन की वजह से होती है। आर वेव इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एपिकल पोर्शन और वेंट्रिकुलर मसल के एपिकल हिस्से के डीपोलराइजेशन की वजह से होती है। एस वेव एवी रिंग के पास वाले वेंट्रिकुलर मसल के बेसल पोर्शन के डीपोलराइजेशन की वजह से होती है। ड्यूरेशन या समय, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.08 से 0.10 सेकंड के बीच होता है। एम्पलीट्यूड या वोल्टेज, क्यू वेव का एम्पलीट्यूड 0.1 से 0.2 मिलीवोल्ट, आर वेव का एम्पलीट्यूड 1 मिलीवोल्ट, एस वेव का एम्पलीट्यूड 0.4 मिलीवोल्ट। मॉर्फोलॉजी या बनावट, नॉर्मली क्यू वेव छोटी होती है, एम्पलीट्यूड 4 मिलीमीटर या उससे कम। चल मेरे को इतना छोटा दिया। लीड्स 1, 2, AVL, V5 और V6 में ये आर वेव के एम्पलीट्यूड के 25% से भी कम होती है। बाकी लीड्स में इसका एम्पलीट्यूड 0.2 मिलीमीटर होता है। चेस्ट लीड्स V1 से V6 तक आर वेव धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, हालांकि V6 में ये V5 से थोड़ी छोटी होती है। एस वेव V1 में बड़ी और V2 में और भी बड़ी होती है, फिर V3 से V6 तक ये धीरे धीरे छोटी होती जाती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ड्यूरेशन और शेप में बदलाव नीचे दी गई बीमारियों को डायग्नोज करने में मदद करता है। 1. बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड या लंबा हो जाता है या इसकी शेप बिगड़ या डिफॉर्म्ड हो जाती है। 2. हाइपरकैलिमिया, इस कंडीशन में भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। टी वेव, टी वेव फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है और ये एक पॉजिटिव वेव होती है। कॉज, कारण, टी वेव वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के रीपोलराइजेशन की वजह से पैदा होती है। ड्यूरेशन, समय, टी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.2 सेकंड होता है। एम्पलीट्यूड, वोल्टेज, टी वेव का नॉर्मल एम्पलीट्यूड 0.3 MV होता है। मॉर्फोलॉजी, बनावट, टी वेव आमतौर पर लीड्स 1, 2, V5 और V6 में पॉजिटिव होती है। लीड AVR में ये हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी होती है। बाकी लीड्स में ये बदलती रहती है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्लैट हो सकती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टी वेव, टी वेव में बदलाव इन कार्डियक प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने में काम आता है। 1. अक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया, इसमें हाइपर अक्यूट टी वेव बनती है। हाइपर अक्यूट का मतलब है एक टॉल और चौड़े बेस वाली, ब्रॉड बेस वाली टी वेव जो हल्की सी एसिमेट्रिक होती है। 2. ओल्ड एज, हाइपरवेंटिलेशन, एंजाइटी, MI, LVH और पेरिकार्डाइटिस, इन सभी कंडीशंस में टी वेव छोटी, फ्लैट या इन्वर्टेड हो जाती है। 3. हाइपोकलीमिया, इसमें टी वेव छोटी, फ्लैट या इन्वर्टेड मिलती है। 4. हाइपरकलीमिया, इसमें टी वेव टॉल और टेंटेड, टेंट की जैसी नुकीली हो जाती है। यू वेव, यू वेव हमेशा ECG में दिखाई नहीं देती। इसे ECG की एक इनसिग्निफिकेंट, कम महत्व वाली वेव माना जाता है। माना जाता है कि ये पैपिलरी मसल के रीपोलराइजेशन की वजह से पैदा होती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ECG में यू वेव का दिखना कुछ क्लिनिकल कंडीशंस का इशारा है। 1. हाइपरकैल्सीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपोकलीमिया, इनमें यू वेव दिखाई देती है। हाइपोकलीमिया में तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, साफ होती है। 2. मायोकार्डियल इस्कीमिया, इस कंडीशन में इन्वर्टेड, उल्टी यू वेव दिखाई देती है। PR इंटरवल, PR इंटरवल P वेव के शुरू होने और Q वेव के शुरू होने के बीच का समय है। सिग्निफिकेंस, इसका मतलब PR इंटरवल एट्रियल डीपोलराइजेशन और AV नोड के जरिए इंपल्सेस के कंडक्शन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि SA नोड से निकला इंपल्स एट्रियल मसल और AV नोड से होता हुआ वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में कितना वक्त ले रहा है। P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। P वेव खत्म होने के बाद जो छोटा सा आइसोइलेक्ट्रिक यानी जीरो वोल्टेज पीरियड आता है, वो AV नोड के अंदर डीपोलराइजेशन के गुजरने का समय होता है। ड्यूरेशन, PR इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.18 सेकंड होता है, जो 0.12 से 0.2 सेकंड के बीच वैरी कर सकता है। अगर ये 0.2 सेकंड से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि इंपल्स SA नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में देरी यानी डिले कर रहा है। ज्यादातर ये देरी AV नोड में होती है, इसलिए इसे AV नोडल डिले कहा जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, PR इंटरवल के समय में बदलाव इन बीमारियों को डायग्नोज करने में मदद करता है। 1. प्रोलॉन्ग्ड यानी बढ़ जाना, ब्रैडीकार्डिया और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। 2. शॉर्टेंड यानी कम हो जाना, टैकीकार्डिया, वुल्फ पार्किंसन वाइट WPW सिंड्रोम, लॉन गैनॉन लीविन सिंड्रोम, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में। QT इंटरवल, QT इंटरवल Q वेव के शुरू होने और T वेव के खत्म होने के बीच का समय है। सिग्निफिकेंस, इसका मतलब QT इंटरवल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों को दर्शाता है, यानी ये वेंट्रिकल्स की पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का संकेत है। ड्यूरेशन, QT इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.4 से 0.42 सेकंड के बीच होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, 1. प्रोलॉन्ग्ड यानी बढ़ जाना, लॉन्ग QT सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन MI, मायोकार्डाइटिस, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोथायरॉइडिज्म में। 2. शॉर्टेंड यानी कम हो जाना, शॉर्ट QT सिंड्रोम और हाइपरकैल्सीमिया में। ST सेगमेंट,
ST सेगमेंट S वेव के खत्म होने और T वेव के शुरू होने के बीच का समय है। ये एक आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड यानी जीरो वोल्टेज होता है। J पॉइंट, वो पॉइंट जहां से ST सेगमेंट शुरू होता है उसे J पॉइंट कहते हैं। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये QRS कॉम्प्लेक्स और ST सेगमेंट के बीच का जंक्शन यानी जोड़ है। ड्यूरेशन ऑफ ST सेगमेंट, ST सेगमेंट का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.08 सेकंड होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ST सेगमेंट के समय में बदलाव और इसका आइसोइलेक्ट्रिक बेस से भटक जाना यानी डिविएशन नीचे दी गई पैथोलॉजिकल कंडीशंस का इशारा करता है। 1. एलिवेशन यानी ऊपर उठना। ST सेगमेंट का एलिवेशन एंटीरियर या इंफीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन यानी MI, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में होता है। एथलीट्स यानी खिलाड़ियों में भी ST सेगमेंट आमतौर पर एलिवेटेड ही रहता है। 2. डिप्रेशन यानी नीचे गिरना। ST सेगमेंट का डिप्रेशन एक्यूट मायोकार्डियल इश्कीमिया, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इंफाक्शन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और हाइपोकैलिमिया में देखा जाता है। 3. प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबा होना। ST सेगमेंट हाइपोकैल्सीमिया में प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबा हो जाता है। 4. शॉर्टेंड यानी छोटा होना। ST सेगमेंट हाइपरकैल्सीमिया में छोटा हो जाता है। RR इंटरवल, RR इंटरवल दो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाली R वेव्स के बीच का समय होता है। सिग्निफिकेंस, इसका मतलब RR इंटरवल एक पूरे कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन यानी समय को दर्शाता है। ड्यूरेशन, समय, RR इंटरवल का नॉर्मल ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग RR इंटरवल, RR इंटरवल को मेजर करके हम दो मुख्य चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। 1. हार्ट रेट, 2. हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। 1. हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन। हार्ट रेट का पता हर यूनिट टाइम में आने वाली R वेव्स की गिनती से लगाया जाता है। कैलकुलेशन कैसे करें? टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल पर प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस पर दो मोटी यानी थिक लाइंस के बीच का गैप 0.2 सेकंड होता है। इसका मतलब 30 मोटी लाइंस का समय 6 सेकंड्स होगा। 6 सेकंड्स के अंदर जितने भी R वेव्स यानी QRS कॉम्प्लेक्सेस आते हैं उन्हें काउंट करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे 1 मिनट की हार्ट रेट निकल आती है। आपकी सुविधा के लिए ECG पेपर पर हर 3 सेकंड्स पर स्पेशल मार्किंग्स होती हैं, जिससे 6 सेकंड्स का वक्त ढूंढना आसान हो जाता है। 2. हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का मतलब है बीट टू बीट होने वाले बदलाव। रेस्टिंग कंडीशन में एक हेल्दी इंसान के ECG में RR इंटरवल्स थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। इस रिदमिक बदलाव को रेस्पिरेटरी साइनस अरिथमिया यानी RSA कहते हैं, क्योंकि ये सांस लेने के प्रोसेस के साथ चलता है। इंस्पिरेशन के दौरान RR इंटरवल कम हो जाता है और एक्सपिरेशन के दौरान ये बढ़ जाता है। चैप्टर 96। सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट का कम होना कई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स का इशारा होता है, जैसे 1. कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शंस जैसे कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। 2. डायबिटीज मेलाइटस। 3. साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे कि पैनिक अटैक्स और एंजाइटी। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud.